आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। हमारे भारतीय गणतंत्र के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता था, जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उनका जन्मदिन है और हम बड़ी श्रद्धा के साथ उनका ये जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि पूरे भारतीय गणराज्य की जो राज्य हैं, उनकी जो स्थितियां जो अलग अलग थी, उनका एकीकरण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का रहा था। तो आज का संवाद उन्हीं के संबंध में हम लोग करने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं डॉक्टर देव प्रकाश जी। आप वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और हमारे संस्थान से बहुत प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं, विद्वान हैं। तो आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं देव प्रकाश जी आपके साथ में। जी। सरदार पटेल के संबंध में हमने बहुत कुछ सुना है कि जो रियासतें थी उनका एकीकरण करने में उनका योगदान रहा था और अपने फर्म डिसीजन, जिसको कहा जाता है कि एक जो उनका निर्णय था, अकाट्य निर्णय के कारण ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आपके विचार से उनके इस स्वरूप को बनने में किन किन परिस्थितियों का योगदान था और क्या परिस्थितियां थी कि आज हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने बड़ा ही समसामयिक प्रासंगिक विषय वस्तु को रखा है, क्योंकि आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी को पूरे विश्व में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है, वो मुख्य रूप से जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो अंग्रेजों की एक नीति थी, उस नीति को उन्होंने जो विफल किया था, उसके कारण उनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। यदि विश्व के इतिहास को हम उठा करके देखें तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों का राज पूरे विश्व में इतना फैला हुआ था कि कभी सूर्य अस्त हुआ नहीं करता था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समय की हम घटना को देखें, हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही थी। उन लोगों को लगने लगा था कि भारत से भी हमको स्वतंत्र करके जाना पड़ेगा, किंतु उनके पास एक अपना फ्रेम था, उनकी एक रणनीति थी। आप विश्व के उन देशों की चर्चा करिए जहाँ पर आप देखते होंगे कि अंग्रेजों का राज्य था, उन्होंने केवल एक ही कार्य किया था कि उस देश को छोड़ने से पहले उसको विभिन्न भूखंडों में विभाजित कर दिया था। यदि आप अफ्रीका जैसे राज्य की बात करें, आप देखेंगे अफ्रीका में जब अंग्रेजों का राज्य था, जब अफ्रीका को उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने अफ्रीका को सैकड़ों टुकड़ों में, आज जो छोटे छोटे देश हमको दिखाई देती हैं वो हमें अंग्रेजों की देन के रूप में दिखाई देती हैं। वही रणनीति उन्होंने भारत के साथ में की थी। उनका मानना ये था कि हम देश को, भारत देश को स्वतंत्र तो करेंगे, किंतु इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाएंगे कि ये हिंदुस्तान कभी हिंदुस्तान कहने लायक नहीं रहेगा। और इतिहास के पन्नों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय केवल पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में करीब 565 रियासतें थी। और उन अंग्रेजों ने उन 565 रियासतों के बीच एक मूल मंत्र देना प्रारंभ किया कि जब अब ये देश स्वतंत्र होगा, उस समय आप या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या आप एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहें। देखिए, मुस्लिम लीग पार्टी के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे और वहीं से उन्होंने ये बीज जिन्ना साहब के मस्तिष्क में डाल दिया था कि हमको एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो भारत के विभाजन में जाके कारगर सिद्ध होगा। और वही स्थिति रही कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को तो छोड़ा, किंतु उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी योजना को सफल करना प्रारंभ कर दिया। उस समय महात्मा गांधी का एक वाक्य याद आता है हम लोगों को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि केवल मात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपसे ही हमें अपेक्षा है
कि ये जो देसी रियासतें हैं इनको भारत के अखंड साम्राज्य में आप ही मिला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस गांधी ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराई थी, जिनके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, उस गांधी के मन में केवल एक ही विश्वास था कि यदि अंग्रेजों की इस नीति को कोई विफल कर सकता है, भारत को टुकड़े टुकड़ों से कोई बचा सकता है, तो वो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के उस विश्वास को कितना खरा उतारते हैं कि बिना किसी लड़ाई के यदि 3 स्टेट को छोड़ दिया जाए, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, 3 रियासतों को छोड़ दिया जाए, तो शेष सारी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति के कारण स्वतः ही भारत में विलय कर दिया। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस समय देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का एक भाग नहीं माना जाता था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी तीव्र नजरें थी कि उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हमारे हिंदू हरि सिंह जी थे, उनके पास उन्होंने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो परम पूज्य गोलवकर जी गुरु जी थे उनको भेजा। आप समझिए, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हम भारत के इतिहास में कहीं स्थान नहीं पाते हैं, उस व्यक्ति को राजा हरि सिंह जी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भेजा। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी कांग्रेसी व्यक्ति पर विश्वास व्यक्त नहीं किया, उन्होंने अपना दूत बना करके माननीय परम श्रद्धेय गुरुदेव गोलवकर जी को भेजा। तो मैं समझता हूं कि उनकी वह रणनीति सफल हुई और उस रणनीति के परिणाम स्वरूप ही उस समय नेहरू जी भी थे, और नेहरू जी उस समय जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के साथ दे रहे थे। क्योंकि शेख अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी के बीच में विपरीत संबंध थे, किंतु उन विपरीत परिस्थितियों में राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस जम्मू कश्मीर को भारत में किया। जूनागढ़ में हनुमंत सिंह थे, उन्होंने भी कहा था कि हम पाकिस्तान से विलय करेंगे, किंतु उनको एक मौका प्रदान किया और उसके भांपते हुए जूनागढ़ रियासत को भी भारत में विलय किया गया। और इसके बाद जब निजाम नहीं माना, तो आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास के स्वर्णिम पन्ने जानते हैं कि सेना को जब उन्होंने आदेश दिया तो निजाम थरथर करके कांपने लगा और उसने हिंदुस्तान में अपने को विलय कर दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसा लौह पुरुष व्यक्ति इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आपको विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा, जिसने टूटते हुए भारत को अखंड भारत में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल। आज मैं उनकी 145वीं जयंती पर उस अखंड भारत के निर्माण करने वाले शिल्पकार, एक शिल्पी के रूप में जानेंगे। जिस तरह से कोई व्यक्ति एक महल को बनाता है, किसी मकान को बनाता है, इस तरह से उन्होंने इस राष्ट्र का जो शिल्प का कार्य किया था, ऐसे महान विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उस समय जब ये सारी घटनाओं का एक क्रम चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अनेक महापुरुष हुए थे, अनेक उस समय ऐसे व्यक्तित्व थे जो इस स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक बने थे। अनेक हैं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में सामने आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बने, और भी बहुत से लोग थे, बोस, सरदार सुभाष चंद्र बोस के नाम को हम कैसे भुला सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ में एक नाम जो ये उभर कर आया था लौह पुरुष के रूप में, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी इस तरह की रही होगी। मुझे लगता है कि शायद वो अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। डॉक्टर साहब, मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जी। जिस परिवार में माता पिता के द्वारा बच्चे को जो संस्कार प्रदान किए जाते हैं, वही संस्कार आगे चल करके उस बच्चे को उतना महान ले जाते हैं। यदि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, तो इनके पिता का नाम श्री झाबेर भाई था, और इनके पिताजी स्वयं झाबेर भाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। और आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन स्वयं लड़ा हो, रानी लक्ष्मीबाई के कुशल नेतृत्व में भारत देश वीरांगनाओं के लिए प्रसिद्ध है, और रानी लक्ष्मीबाई मात्र 23 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए बलिदान हो गई। उस सेना में स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पिताजी से झाबेर भाई एक सैनिक थे।
वो तांतिया टोपे, नाना साहब आदि के संपर्क में रहे और जो खून, जो संस्कृति, जो संस्कार उनके पिता के अंदर थे, वही संस्कार एक बच्चे के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जागृत हुए। उनकी माता श्रीमती लाड़बाई के रूप में हमें नाम प्राप्त होता है। वो एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी और भारतीय संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अपने बेटे के मस्तिष्क में वो बीज रोपित करती है जो आगे चल करके एक फलदार वृक्ष के रूप में फलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन हमको लौह पुरुष के रूप में दिखाई दिया, वो कहीं न कहीं उनकी माता का आध्यात्मिक पक्ष था। उनकी माता ने जीजाबाई की तरह, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को गढ़ा था, ध्रुव को उसकी माँ ने गढ़ा था, नाना प्रकार के हम लोगों को अध्ययन करते हैं कि माताओं का जिसमें योगदान था, वही योगदान कहीं न कहीं लाड़बाई का हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में देखने को प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि उनके 3 भाई बड़े थे, सोम भाई, वल्लभ भाई और नरसी भाई। इनसे छोटे एक भाई थे, काशी भाई थे, और इनकी एक छोटी बहन थी, उनको का नाम दैवा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई झवेरबाई के साथ में, और इनके भी एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम दैमा भाई था और पुत्री का नाम मणिबेन पटेल था। मैं एक छोटा सा संस्करण यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं वृंदावन से जुड़ा हुआ हूँ और वृंदावन से भी मैं त्यागमूर्ति राजा महेंद्र प्रताप जी के विद्यालय प्रेमा विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने सन 1909 में से विद्यालय की स्थापना की थी। आप सभी को पता होगा कि त्यागमूर्ति राजा महेंद्र प्रताप जी सन 1928 में ये संकल्प लेकर के हिंदुस्तान से चले गए थे कि मैं हिंदुस्तान में जब तक नहीं आऊँगा जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, और 32 वर्षों तक जापान, जर्मनी आदि राष्ट्रों में रहकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। किंतु जब ये देश स्वतंत्र हुआ, उस देश की स्वतंत्रता के समय जब राजा महेंद्र प्रताप भारत में लौट करके आए तो पोर्ट ब्लेयर से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको लेने के लिए गई थी, और इनकी स्वयं बेटी मणिबेन पटेल, जिनकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, वो स्वयं उस दिन कार ड्राइविंग की थी। आप समझिए कि आज से इतने वर्ष पूर्व उनकी बेटी कार चलाती थी। क्या संस्कार दिए थे वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इस देश में कार्य करती रही, और सन 1952 और 1957 में लोकसभा की वो सदस्य रही थी, और सदस्य नहीं रही जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत देश में इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने उनका विरोध किया, और विरोधी करने के साथ में 1977 में पुणे पार्लियामेंट में वो आई थी। और उनका बेटा जो दैमा भाई था वो सन 57 और 1962 में लोकसभा के मेंबर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये संस्कार उनको प्राप्त हुए। आपने चर्चा की अधिवक्ता की, मैं यहाँ पर कुछ अधिवक्ता के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चर्चा करना चाहूँगा। जी, आपको एक जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ देना चाहूँगा कि ये 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक्चुअल जन्मतिथि नहीं है जी, जिसे हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बात को संभाली है, जब से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की उपाधि प्राप्त की थी। मैट्रिक मीन्स हाई स्कूल। आप समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी 22 वर्ष का हाई स्कूल कर रहा है। हाई स्कूल का फॉर्म भरते समय उसमें जो कॉलम था हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ भरने का, तो स्वयं उनको नहीं पता था वल्लभ भाई पटेल जी को कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उन्होंने एक साधारण तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1975 भर दी, लेकिन क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये भरी गई थी तो इसलिए हम उसे मानते चले आ रहे। और पूरा जो राष्ट्र है, समाज है। एक चीज़ मुझे लगती है कि जिसको कहते हैं ना कि कुछ हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं देव प्रकाश जी, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि हम सरदार पटेल को अजात शत्रु के नाम से भी अभिहित कर सकते हैं। नहीं, मैं उसी संदर्भ पे आना हूँ आपको बताने के लिए। मेरा निवेदन ये है जी कि राजनीति, देखिए राजनीति की जो अपनी स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलती रही हैं। जी जी। आज जिस रूप में है, मुझे लगता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वो स्वरूप, हालांकि ये बात सही है कि हमारा जो देश है वो
अनेकता में एकता में विश्वास रखता है जी। और अखंड भारत के रूप में है, लेकिन उसके साथ में जो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है जी। उस बहुदलीय व्यवस्था में प्रत्येक दल का, प्रत्येक पार्टी का जो उद्देश्य जी। है वो है हमारे भारत को या देश को अग्रगण्य बनाना, उसका संचालन करना और उसे एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, एक अच्छे गणतंत्र के रूप में। तो उद्देश्य बड़े पवित्र हैं, सभी राहें, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जो मेरा कहने का मंतव्य है वो ये है कि किसी भी दल या किसी भी पार्टी के व्यक्ति के द्वारा मुझे लगता है कि सरदार पटेल की कभी आलोचना नहीं की गई। सर, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो दलीय बात कही है, सरदार पटेल जैसा दलनिष्ठ व्यक्ति आज तक इतिहास में किसी पार्टी में हमें देखने को नहीं मिला है। जी। और मैं समझता हूँ कि मेरे इस कथन से सभी लोग सहमत होंगे। मैं कुछ चीज़ें उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो किस तरह से दलनिष्ठ थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उस समय यह तय हुआ कि जब देश स्वतंत्र होगा उस समय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वही स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री होगा। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो 6 वर्ष से थे, 1940 से थे। उनके भी मन में ये इच्छा थी कि मैं ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं तो स्वतंत्र भारत होने पर मुझे ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जी। उस समय कांग्रेस में एक व्यवस्था थी कि प्रांतीय कमेटियां जिनके नाम प्रस्तावित करेंगी वही कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा। उस समय भारत में 15 प्रांत थे। 15 प्रांतों में से 12 प्रांतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का प्रस्ताव किया था और 3 नाम लोगों ने प्रस्ताव किया था। उसमें जेबी कृपलानी जी का था, राजेंद्र प्रसाद जी का था। जब महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव को देखा, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव किनके लिए 15 स्टेट से आया है, तो बताया जेबी कृपलानी ने कि सबसे ज़्यादा 12 स्टेट जो हैं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 12 नाम थे और 1940 में ये चौथी वर्ष थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद को छोड़ा था, त्याग किया था। 1928, 1936, 1939 और 1946। अब आप देखिए, महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी भी स्टेट ने आपका नाम प्रेसिडेंट के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शांत हो गए। जेबी कृपलानी ने महात्मा गांधी को बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बात सत्य है कि 12 स्टेट्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया है, किंतु महात्मा गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मैं समझता हूं वो क्षण कैसा रहा होगा जिस क्षण 12 स्टेट के प्रस्ताव आया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और महात्मा गांधी जी की तरफ से जेबी कृपलानी जी ये कह रहे हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि अगला प्रेसिडेंट कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एक दूरदर्शिता या कोई नीति रही नहीं, उस नीति थी। उसमें उनका ये मानना था महात्मा गांधी जी का कि जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है, 2 बैलों की जरूरत होती है, तो उनका मानना ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करेंगे और आंतरिक स्थिति जो रियासतों के खिलाफ अंग्रेजों ने जो माहौल खड़ा कर दिया था उसके लिए उनको वल्लभ भाई पटेल से अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपना कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए महात्मा गांधी की ओबीडियंट हो गए, उनके वफादार हो गए, बिना कुछ कहे शांति से उस पद को स्वीकार कर लिया। जब राष्ट्रपति की इस देश में चयन की बात आई तो यहाँ पर भी एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सी राजगोपालचारी भारत देश के राष्ट्रपति बने, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जी से कहा कि कांग्रेस कमेटी चाहती है कि देश का राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी हों और आप व्यक्तिगत चाहते हैं कि श्री राजगोपालचारी रहें, इसलिए पंडित जी व्यक्तिगत पार्टी में महत्व नहीं होता है, इसलिए आपकी बात को हम नहीं मान सकते हैं और देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति महात्मा गांधी का इतना फॉलोअर हो,
इतना अनुयायी हो, उसके सामने सिर्फ एक ही प्रश्न था कि राष्ट्र को बचाना है। मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, मेरा नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए या न लिखा जाए, किंतु मेरा देश जीवित रहना चाहिए, मेरा देश अखंड रहना चाहिए, मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा लौह पुरुष व्यक्ति हमको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने अजातशत्रु की बात कही, इस विषय में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मन था कि वो बैरिस्टर बने, किंतु मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 22 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, और वो भारत देश के उस 99% जनता के सामान्य परिवार के व्यक्तियों में से आते थे जिनके पास कुछ नहीं था। 22 वर्ष के किसी स्टूडेंट से ये कल्पना करना कि वो विलायत जाकर के बैरिस्टर पढ़ करके आएगा, ये अकल्पनीय स्थिति थी। किंतु वही सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मित्रों की किताबें उधार ले लेकर के, जिनके पास इतने संसाधन नहीं थे, उन्होंने किताबें उधार ले करके, और सन 1910 में 35-36 वर्ष की उम्र में लंदन में जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई की, और जो कोर्स 36 महीने में हो सकता था, जिसकी न्यूनतम अवधि 36 महीने थी, उसको केवल 30 महीने में संपूर्ण करके आए थे। और यहाँ पर उनकी अजातशत्रुता और धैर्यता का परिचय और है कि जब वो कोर्ट में जिरह कर रहे थे, वो क्राइम के बहुत अच्छे वकील हो गए थे। जब वो किसी मुकदमे को ले लिया करते थे तो ये मान लिया जाता था कि इस मुकदमे में उनकी जीत सुनिश्चित होगी। 1909 में उनकी पत्नी कैंसर से बीमार हो गई, वो बॉम्बे में भर्ती थी, और वो एक कोर्ट में उस समय बहस कर रहे थे, पैरोकारी कर रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर के उनको तार दिया, उन्होंने उस तार को पढ़ा, तार को पढ़ने के बाद में उस तार को अपनी जेब में रख लिया, और निर्विवाद रूप से बिना किसी विघ्न के वो उस कोर्ट में बहस करने लगे। और कोर्ट में बहस करते करते परिणाम इतना सार्थक और सुखद आया कि जो मुकदमा वो लड़ रहे थे, जज ने उनकी अकाट्य तर्कों से सहमत होकर के उसके पक्ष में उनको फैसला दिया गया। पर उनसे बाद में ये पूछा गया कि बीच में एक चिट्ठी आई थी, एक तार आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो उन्होंने उस चिट्ठी को जज साहब की मेज पर रख दिया, और जज साहब ने जब ये देखा कि वह तार उनकी पत्नी की मृत्यु का सूचना लेकर के आया था, पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति चीत्कार करने लगा कि इतनी धैर्यता उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में थी कि जिसने अपने व्यवसाय को ईश्वरीय कार्य समझा, उसने अपने पारिवारिक रिश्ते को तुच्छ समझा, तुच्छ ही नहीं समझा। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद में उनके घर वालों ने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा, मैं एक निष्ठ होकर के मर्यादा का, भगवान राम का अवतरण स्वरूप ग्रहण करके, एक निष्ठ होकर के, एक नारी व्रत लेकर के मैं इस कार्य को करूँगा। और उस व्यक्ति ने, इतने बड़े महान व्यक्ति ने शादी दूसरी नहीं की, तो आप समझ सकते हैं कि जो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता हो, उसकी मृत्यु के बाद में भी वो अपनी प्रैक्टिस करता रहा हो। और उसने कहा कि पत्नी तो मेरी मृत्यु को प्राप्त कर ही गई, किंतु मैं इस समय जिस कार्य को कर रहा हूँ वही मेरा पवित्र कार्य है। त्याग, कर्मठता, निस्वार्थ भावना और अडिग निर्णय लेने की क्षमता, इन सब तत्वों ने मिलकर सरदार पटेल को लौह पुरुष बनाया। नहीं सर, इस संदर्भ में मैं एक चीज आपसे यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि शुरुआत में महात्मा गांधी के फॉलोअर नहीं थे। जब ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से जब ये लौट करके आए तो पूर्णतः इनका लिबास अंग्रेजियत था। ये सूट बूट पहनते थे, भारतीय पोशाक को इन्होंने छोड़ दिया था। और 1917 में महात्मा गांधी जब अहमदाबाद गए थे, तो वहाँ पर किसी ने आके कहा कि चलिए महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं। तो ये ब्रिज नाम का एक खेल होता है, उसके बड़े शौकीन थे जी। और उन्होंने उस खेल को खेलते हुए कहा कि मुझे महात्मा गांधी से नहीं मिलना है, जिसको मिलना है वो मिलाइए। यानी वो महात्मा गांधी को बड़े ही हल्के रूप से लेते थे। किंतु बिहार का जो चंपारण का आंदोलन जो नील वाला चला था, उस नील आंदोलन से महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीति में सक्रिय हुए और 1917 में अहमदाबाद के काउंसिल के सबसे पहले सदस्य हुए। और आप लोगों को पता होगा कि सन 1922, 1924 और 1927 के आप वहाँ के मेयर भी रहे थे।
जो नगर निगम है वहाँ के अध्यक्ष भी रहे थे। और कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उनको स्वागत अध्यक्ष भी बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति के चरित्र में इतनी विविधता हो। भारत देश के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता हमें देखने को मिलती है, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में स्वयं में अनेकता में एकता थी। जो सूट बूटेड हो गया हो, जो अंग्रेजियत में रम गया हो, किंतु वही व्यक्ति एकदम देश की स्वतंत्रता के लिए वो सूटेड बूटेड को, जब 1928 का बारडोली आंदोलन हुआ था, मैं यहाँ पर इस आंदोलन की इसलिए आप लोगों के सामने चर्चा प्रारंभ करना चाहूँगा कि सरदार की ख्याति या सरदार की उपाधि उन्हें बारडोली आंदोलन से प्राप्त हुई थी। और उन्होंने उस समय साइमन कमीशन आया हुआ था, उस साइमन कमीशन के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस आंदोलन में बारडोली किसानों का आंदोलन किया था। और बारडोली के किसानों ने ही उनको अपना सरदार नियुक्त किया था। और सरदार का मतलब होता है कि किसी का मुखिया बनाया जाना। और उस बारडोली आंदोलन से उनको मुखिया का खिताब प्राप्त हुआ। इससे पहले 1917 में खेड़ा का आंदोलन हुआ। खेड़ा के आंदोलन में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर अंग्रेज लोग टैक्स अधिक लेते थे। खेड़ा का भी आंदोलन हुआ। और अंत में केवल मैं इतनी ही बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि 15 दिसंबर सन 1950 को बॉम्बे में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के शरीर शांत हुआ और जब वो डॉक्टरों ने उनको दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में उनके बहुत मतभेद थे, किंतु जब वो दिल्ली से बॉम्बे गए तो अपने सभी इष्ट मित्रों से केवल एक ही बात कह के गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप साथ मत छोड़िए। देखिए कितना बड़ा हृदय था उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का अधिकार लिया हो, फिर भी चलते समय वो केवल एक ही बात कह के गए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ मत छोड़िए। और जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिता धू धू करके जल रही थी, चिता के एक तरफ भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए थे, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे, तो रोते हुए बिलखते हुए श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि ये अग्नि थोड़ी ही देर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देह को राख में परिवर्तित कर देगी। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पीछे इतना यश, अपना नाम छोड़ करके गए हैं कि कोई भी अग्नि उनके यश को कभी राख में परिवर्तित नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश जी। बहुत ही रोचक बातें आपने सरदार पटेल के विषय में बताई। मुझे लगता है कि जिन्होंने इस संवाद को सुना होगा उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी सरदार पटेल के संबंध में, लौह पुरुष के संबंध में मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।